नमस्कार, आप BQ प्राइम हिंदी देख रहे हैं और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरी कंपनी आज जो आईपीओ के फोकस में है वो है यात्रा ऑनलाइन। इसका आईपीओ सितंबर 15 को खुल रहा है और सितंबर 20 को ये बंद होगा और 135 टू 142 का प्राइस बैंड है इसका। और मेरे साथ आज जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ध्रुव श्रृंगी हैं जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं कंपनी के। इनका आईपीओ जो है 602 करोड़ का फ्रेश इशू है और 173 करोड़ का ओएफएस है। टोटल 775 करोड़ का आईपीओ है ये। ध्रुव, धन्यवाद आप BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि 602 करोड़ आप उठा रहे हैं मार्केट से, इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जो नया हम कैपिटल रेज कर रहे हैं 602 करोड़, ये 602 करोड़ जो है दो की एरियाज में लगेगा। एक एरिया जहां ये कैपिटल डिप्लॉय होगा वो है ऑर्गेनिक ग्रोथ, मीनिंग जो जैसे बिजनेस अभी चल रहा है उसको और स्केल अप करने के लिए। इसमें हम देखेंगे कस्टमर एक्विजिशन के लिए, नई मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए और नई लाइंस ऑफ बिजनेस जोड़ने के लिए। जैसे अभी आज की डेट में हम फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस कर रहे हैं, तो इनको कैसे और बढ़ाया जाए। हमने सबने देखा है कि हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, नए एयरपोर्ट खुलते जा रहे हैं। सो उसके बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और नई मार्केट्स में कैसे जाके अपना एक्सपेंशन करेंगे और वहां से कैसे कस्टमर एक्विजिशन करेंगे। एक ये है। दूसरा एरिया ये है कि हमने कुछ एक्विजिशंस देखी हैं जहां हम कंपनीज को खरीद सकते हैं। ये कंपनीज टिपिकली जो हैं ऑफलाइन ट्रैवल में होती है, ये कंपनीज कॉर्पोरेट ट्रैवल में होती हैं। इनके पास एक अच्छा कस्टमर बेस होता है पर इनके पास टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं होता। सो ये ऐसी एक्विजिशंस हमने पहले करी हैं एंड ऐसी हम और एक्विजिशंस देखते जाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो हम अपने एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बेच सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लोग जो बेचते हैं इनमें हमारा खर्चा कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। तो ऐसी और सर्विसेज जैसे एक्सपेंस मैनेजमेंट हो गया, बजटिंग टूल्स हो गए, ऐसे और सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं जो हम अक्वायर कर सकते हैं। सो दो एरियाज हैं, एक हमारी नेचुरल ग्रोथ जो चल रही है उसको बढ़ाने के लिए और कंपनी का साइज बढ़ाने के लिए, और दूसरा एक्विजिशंस देखने के लिए। जी, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस रेवेन्यू जो है वो किस किस सेगमेंट से आता है और कितना बड़ा है ये? जो हमारे दो की सेगमेंट्स हैं, एक है हमारा कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेस जहां लोग हमारी वेबसाइट yatra.com पे आते हैं या हमारी एंड्रॉयड या iOS की ऐप को डाउनलोड करके वहां से बुकिंग करते हैं। दूसरा है जो लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे TCS हुआ, HCL हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, EY, PwC, KPMG, HDFC बैंक, ये बड़ी कंपनीज हमारे साथ काम करती हैं और हमारा प्लेटफॉर्म यूज करती हैं किसी हद तक अपनी बुकिंग्स करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज का बिजनेस ट्रैवल जो है, ऑफिशियल ट्रैवल, वो बुक करने के लिए। अगर मैं कोविड से पहले देखूं तो कोविड से पहले आधा आधा हमारा बिजनेस, आधा बिजनेस हमारा B2C से आता था, आधा बिजनेस हमारा B2B से आता था। एंड हमारा यही मकसद है कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर हम दोबारा आधे आधे पे आ जाए। पिछले साल हमारा कंज्यूमर बिजनेस पहले रिकवर हुआ क्योंकि ऑफिसेज जो हैं वो साल के सेकंड हाफ में ज़्यादा खुलना शुरू हुए, और अब दोनों जो हैं बिजनेसेस वो अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 12-18 महीने में हम दोबारा 50-50 पे आ जाएंगे। हम्म हम्म। आपका एयरलाइन का बिजनेस भी है और एयरलाइन टिकटिंग का बिजनेस भी है और होटल रूम्स का भी बिजनेस है। ये दोनों बिजनेसेस किस गति से ये ग्रो हो रहे हैं और इन आगे जाते हुए ये क्या दोनों इक्वल बिजनेस होने की उम्मीद है या एयरलाइन टिकटिंग ही सबसे बड़ा बिजनेस रेवेन्यू सेगमेंट रहेगा? सो आज की डेट में करीबन 70% रेवेन्यू हमारा जो है वो आता है एयरलाइन सेगमेंट से। एयरलाइन सेगमेंट इंडिया में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। हमने सबने देखा है कि कैसे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। इंडिया में नए नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, नए नए शहरों में खुल रहे हैं। प्लस जो बड़े शहर हैं उनमें एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, सेकेंडरी एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं। सो एयर ट्रैवल इंडिया में बढ़ता ही जाएगा। इसकी अभी अगर आप देखें आज की डेट में करीबन 700 जहाज हैं इंडिया में, 700 एयरक्राफ्ट हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, और अगले 10 साल में ये नंबर 2000 के आसपास पहुंचेगा।
तो इतनी ग्रोथ का मतलब ये है कि एयर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही रैपिड रेट पे बढ़ती जाएगी। होटल्स भी बढ़ रहे हैं, बट गिवन दैट एयर में कैपेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि द जो मिक्स है हमारा आज की डेट में 70% रेवेन्यू जो एयर ट्रैवल से आ रहा है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा, क्योंकि एयर भी अच्छे रेट पे बढ़ता जाएगा और होटल्स भी अच्छे रेट पे बढ़ते जाएंगे। अगर आप कोविड से पहले देखें तो कोविड से पहले हमारा बिजनेस जो है करीबन 24% सालाना बढ़ रहा था, जो मार्केट का दुगना रेट था। मार्केट 10 से 12% के बीच में बढ़ रही थी, हम मार्केट से दुगने रेट पे बढ़ रहे थे। अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे हम आगे जाएंगे और नॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं वापस, हम मार्केट से कई हद फास्टर ग्रो करेंगे। ये बताइए कि आपने बात की कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए आप काफ़ी पैसा उपयोग करेंगे, तो ये कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन जो है, ये जो कॉस्ट है ये क्या सालाना बढ़ता रहेगा या एट वन पॉइंट ऐसा आएगा कि वो प्लेटो हो जाए और गिरना लगे? अभी अगर आप देखें, ये कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, राइट, अगले पिछले साल में थोड़ा बढ़ा है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये नंबर कम ही होता जाएगा, राइट, ग्रेजुअली हर साल कम होता जाएगा। उससे हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। हुँ। अगर आप कोविड से पहले देखें, कोविड से पहले हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 5% हुआ करती थी। पिछले साल हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 10% के करीब है। सो मार्जिन्स में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, और उस इम्प्रूवमेंट के 2 की हैं चीज़ें। एक, जो आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो कम हो रही है, और दूसरा, हमने अपने बैकएंड में काफ़ी हद तक ऑटोमेशन करी है, काफ़ी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट करी है, ताकि हमारी जो लोगों की कॉस्ट है, पीपल कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो सके। एंड उसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बार आपकी टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन हो जाए, फिर आप किसी भी हद तक बिज़नेस स्केल कर सकते हैं, बिना ज़्यादा कॉस्ट लगाए। हुँ। और हम उसका अभी फ़ायदा देख रहे हैं, और वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो इस समय बिज़नेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, तो ये भी बताइए कि आगे जाते हुए ये बिज़नेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये क्या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, ये फर्स्ट टाइम लगता है या एवरी टाइम द कस्टमर जो वापस आता है आप आपको उसमें खर्च करना पड़ता है? सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट टिपिकली जैसे होगी, एक वो नंबर, जितना जितने बार कस्टमर वापस आएगा, वो कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी। आप पहली बार थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर पहली बार आपका प्लेटफ़ॉर्म आके ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब वो दूसरी बार आएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरी बार और कम हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये देखा है कि जो कस्टमर एक बार 3 बार ट्रांज़ैक्ट कर चुका है, उसके बाद उस कस्टमर की प्लेटफ़ॉर्म पे आने की प्रोबेबिलिटी, प्रतीक्षा बहुत हाई है। तो इसीलिए वो नंबर कम होता जाएगा हर ट्रांज़ैक्शन के बाद। क्योंकि हमने आप एक नया प्रोग्राम ये भी लॉन्च किया है, सॉरी, जिसका नाम है यात्रा प्राइम। ये हमारे लॉयल कस्टमर्स के लिए है। इसमें आप एक बार सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कन्वीनियंस फी नहीं लगती 6 महीने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम्स और लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी हैं, जिनके थ्रू हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं। अच्छा, बिकॉज़ हमने देखा है कि आपके साइट में जब जाते हैं तो एक तो कैश डिस्काउंट्स तो होते ही हैं, इसके हुँ, अलावा पॉइंट्स रिडीम्शंस भी होते हैं। तो जी। ये जो मैनेजमेंट है कैश डिस्काउंट या पॉइंट रिडीम्शन का, वो एवरी ट्रांज़ैक्शन के साथ कम होता जाएगा, आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिकॉज़ उसमें क्या है कि आप दोनों में से एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई कूपन डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे हमारा ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारी थोड़ी क्षमता है कि हम बैंक्स और दूसरे पार्टनर्स के साथ काम करके एक प्रोमो कोड क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ हद तक कॉस्ट वो पार्टनर्स भी पिकअप करते हैं। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी कॉस्ट हमारे ऊपर ही आती है, ये पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि ये जॉइंट प्रमोशन हुआ करते हैं। कई बार हम एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं, कई बार हम होटल्स के साथ काम कर रहे हैं, कभी टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम हो रहा है। तो ये सब कोलैबोरेटिवली एक वैल्यू प्रोपोज़िशन क्रिएट होती है कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर हमारे साथ आके ट्रांज़ैक्ट करे। ये बताइए कि आपका जो आज की डेट में नेटवर्क है, वो मेनली टॉप 10 सिटीज़ में है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में
नहीं है, जबकि वहाँ से ट्रैवल काफ़ी शुरू हो गया है, उड़ान फ्लाइट्स चालू हो गई हैं काफ़ी सिटीज़ में से। सो उस उन सिटीज़ में आप कैसे एक्सपैंड करेंगे? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है। इंडिया अब ऐसे नहीं रहा कि सिर्फ 8-10 शहरों से ट्रैफिक होने लगा है। अब तो ट्रैफिक जो है हम 20-25 शहरों की बात कर रहे हैं, जहाँ से प्लस फीडर ट्रैफिक उनके आसपास के शहरों से सब आने लगा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक काफ़ी बड़ा बी2बी एजेंसी नेटवर्क और पार्टनरशिप्स है, जहाँ करीबन 30 एक हज़ार छोटे एजेंट्स हैं, जिन्होंने पिछले सालों में हमारे साथ काम किया है। हम उस एजेंसी नेटवर्क को रिवाइव करके स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि वो पार्टनर्स दोबारा हमारा प्लेटफ़ॉर्म लेके अपनी मार्केट में जाके कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। सो ये एक हाइब्रिड सा मॉडल है जो हम टियर 2, टियर 3 मार्केट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक सवाल जो उठता है कि आपका पोर्टल जो होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए काफ़ी यूज़ होता है, और बड़े इवेंट्स जैसे हैं, जैसे आपका G20 हुआ अभी रिसेंटली, या फिर आने वाला जो वर्ल्ड कप है, इन सब चीज़ से आपके ट्रैफिक में कितना फ़र्क पड़ता है और रेवेन्यू पोटेंशियल कितना बढ़ता है? जी, अगर आप G20 जैसे इवेंट को देखें, G20 एक ऐसा इवेंट है जिसका काफ़ी मेरे हिसाब से पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, क्योंकि G20 ने एक तरह से इंडिया की जो इमेज है, उसको रीडिफाइन कर दिया है, राइट? बाहर के देशों में इंडिया का जो पहले नज़रिया था वर्सेस जो अब नज़रिया हम देख रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आज की डेट में लोग देख रहे हैं इंडिया को, और उसको देख रहे हैं एज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ लोगों को जाना चाहिए, जहाँ बहुत सी नई चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे कल्चर है। लोगों को एक बार दोबारा इंडिया की ओर आकर्षित किया है G20 ने। सो मुझे ये लगता है कि अगले कई सालों तक फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लो इंडिया में बढ़ता जाएगा G20 की वजह से। सो उसका एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं G20 के बेसिस में। हुँ, हुँ। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट है, वो डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। उसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डिमांड कितना बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। आप अगर अहमदाबाद जैसे शहर देखें जहाँ की मैचेस हो रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी होटल रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, सप्लाई काफ़ी कम हो चुकी है, राइट? जो फ्री सप्लाई अवेलेबल है। सो वर्ल्ड कप तो एक ऐसा इवेंट है जहाँ कुछ हफ्तों के लिए इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी। ये बताइए कि जब आप ये इवेंट्स की इवेंट्स होते हैं, तो क्या आपका जो रेवेन्यू है या कमीशन है, ये परसेंटेज ऑफ फेयर पे डिपेंड करता है या फिक्स फेयर होता है? एयरलाइंस के लिए भी और होटल्स के लिए भी, जो आप जहाँ जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है? देखिए, हर एक इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ़ फ़िक्स्ड है या सिर्फ़ वेरिएबल है, राइट? ये चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन कौन-सी एयरलाइन के साथ है, कौन से रूट्स के ऊपर है, कौन से होटल्स के साथ है। पर आप ये मान के चल सकते हैं कि करीबन इसका 70% जो है होटल्स और एयर दोनों मिला के वेरिएबल होगा, और 30% के करीब फ़िक्स्ड होगा। सो सो अगर सर्जेस होते हैं तो आपके रेवेन्यूज़ भी बढ़ते हैं बेसिकली। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, सो इस बिल्कुल। उस तरह से देखा जाए तो आपका जो अभी का क्वार्टर है, हुँ। सेकंड क्वार्टर जो सबसे ज़्यादा वीक क्वार्टर माना जाता है आपके ऑपरेशंस में, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी एडवांस बुकिंग्स तो हुई हैं और आप रेवेन्यू जो है बुकिंग्स पे करते हैं। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। सो थोड़ा बहुत उसका फ़र्क पड़ेगा, वो पड़ना शुरू हो गया है, बट उसका लार्जर इम्पैक्ट जो है अभी भी अक्टूबर में आएगा, क्योंकि जैसे होटल्स हैं, होटल्स में रेवेन्यू रिकग्निशन जो होती है वो चेक इन डेट पे होती है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अक्टूबर के महीने में आएगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि आपकी प्रोमोटर जी। कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो नैस्डैक में लिस्टेड है, तो उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है? और उस कंपनी में प्रोमोटर्स का कितना स्टेक है और इंस्टीट्यूशंस का कितना स्टेक है? जी, उस कंपनी में जो स्टेक है, प्रोमोटर्स का स्टेक करीबन 15% के करीब होगा फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे, प्रोमोटर्स और एम्प्लॉइज़ मिला के। तो वहाँ जो स्टेक है वो लार्जली इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है। ये काफ़ी एक कॉमन चीज़ है यूएस में।
कि हाई फ्लोट होने की वहाँ अनलाइक इंडिया जहाँ फ्लोट कम होता है, यूएस में फ्लोट हाई होना नॉर्मली एक आम बात है। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस है वहाँ पे। वो एक होल्डिंग कंपनी है हमारी जो मेन ऑपरेटिंग एंटिटी इंडिया में ओन करती है एंड उस एंटिटी में और कोई बिज़नेस नहीं है, वो सिर्फ़ एक होल्डिंग कंपनी है। जो सारा बिज़नेस है वो इंडिया के नीचे ही बैठता है, जो एंटिटी अभी हम आईपीओ कर रहे हैं। जी। सो सारा रेवेन्यू, सारा बिज़नेस इस एंटिटी के नीचे ही है जिसका आईपीओ हो रहा है। और उस कंपनी में कौन-कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं और आपके बोर्ड में कौन-कौन हैं? सो उसमें कुछ बड़े शेयर होल्डर्स हैं, बड़े हेज फंड्स हैं, जैसे मैक कैपिटल है, टेरापिन है, एल्टाई है, थिंक इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिएरा है। ये बड़े-बड़े हेज ग्लोबल फंड्स हैं, जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं एंड इनमें से एक मैक कैपिटल के एक रिप्रेजेंटेटिव जो उनके फाउंडर हैं, वो हमारे बोर्ड पे भी हैं, माइक कॉफमैन। आगे जाते हुए तो आपसे आखिरी सवाल कि आपको ये सेगमेंट कितना फास्ट ग्रो करते हुए दिखता है? आपके आपके 2 और कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, एक तो इंडियन मार्केट में ही लिस्टेड है और एक यूएस में लिस्टेड है। तो आप इस मार्केट को क्या काफ़ी फ्रैगमेंटेड देखते हैं, कंसोलिडेट होते हुए देखते हैं, या ये ऐसे ही चलेगा विद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेयर्स के साथ? सी इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, राइट? अगर आप देखें, हम एक $3 ट्रिलियन की जीडीपी है। हमारी एस्पिरेशन है कि हम नए टर्म में कुछ सालों में ही 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे। सो इतनी बड़ी मार्केट में दो तीन प्लेयर का होना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? आई थिंक कंसोलिडेशन नीचे लेवल पे होना शुरू हो चुकी है और होती रहेगी, राइट? सो कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से चलती रहेगी, बट मार्केट में हमेशा मेरे हिसाब से 3 से 4 प्लेयर रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक मार्केट सिर्फ़ एक सिंगल प्लेयर मार्केट बन जाएगी। आपको इतनी बड़ी मार्केट में कम से कम 3-4 प्लेयर रहेंगे। हर एक अपना 1 या 2 सेगमेंट पे फ़ोकस करेगा। जैसे हम कॉर्पोरेट में मार्केट लीडर हैं, राइट? ऐसे ही कोई और कंज़्यूमर में मार्केट लीडर होगा। सो उस हिसाब से हर एक अपना एक सेगमेंट पकड़ेगा और बाकी सेगमेंट्स में दे विल हैव अ मीनिंगफुल प्ले, बट एक सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जहाँ वो लीडर होंगे। ऐसे करके मार्केट जो है शेप अप होगी 2-3 प्लेयर्स के बीच में। ध्रुव, आपसे आज बात करके अच्छा लगा। आपका आईपीओ जो है सितंबर 15 को खुल रहा है और 20 को बंद होगा। 135 टू 142 रुपीज़ पर शेयर का आईपीओ है, अपर एंड 142 पे, और फ्रेश इशू जो है 602 करोड़ का है और ऑफिस 173 करोड़ का है। धन्यवाद आज आईपीओ अड्डा में बात करने के लिए और बीक्यू प्राइम हिंदी में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।